Bismillahirrahmanirrahim. Student, today I will discuss about the reaction of photosynthesis. आज हम फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। दो मेजर रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस के, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन एंड लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। तो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन के लिए ये जनरल इक्वेशन शो की है फोटोसिंथेसिस की, कि जिसमें हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस का कन्वर्ट हो जाना ग्लूकोज के अंदर, डेट इज कॉल्ड द लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, और वाटर का कन्वर्ट होना ऑक्सीजन के अंदर, इस ये हमारे पास टोटली रिएक्शन जो नज़र आ रहा होता है ये लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में बात करते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे इसमें लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन की। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कौन कौन से कंपोनेंट्स चाहिए होंगे, रिक्वायर्ड कंपोनेंट्स। फोटो सिस्टम है हमारे पास जो रिक्वायर्ड होगा, इसमें प्लास्टोसाइनिन केमिकल कंपाउंड है, एक साइटोक्रोम कम्प्लेक्स है, ये प्रोटीन आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है। प्लास्टोसाइनिन कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन है ये, और फेरिडोक्सिन जो है ये भी आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है। और लास्ट पे एक एंजाइम चाहिए होता है NADP रिडक्टेज एंजाइम। ये जनरल रिक्वायरमेंट्स हैं जो यूज़ होती हैं लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन के अंदर। अब लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में मैं थोड़ा सा आपको सेपरेट शो कर दूं कि ये हमारे पास वाटर का ऑक्सीजन में कन्वर्ट होना। वाटर कैसे ऑक्सीजन में कन्वर्ट होगा, इसके लिए हम ये एक रिएक्शन को डिस्कस करेंगे जिस रिएक्शन का नेम है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। लाइट डिपेंडेंट इसे इस वजह से कहा जाता है कि क्योंकि विदाउट लाइट ये रिएक्शन स्टार्ट नहीं हो सकता, तो इसके लिए लाइट कंपल्सरी होती है। अब लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन के लिए हमें एंटीना कॉम्प्लेक्स, फोटो जो हमारे पास सबसे पहले फोटो सिस्टम ये चाहिए होता है। रिक्वायर्ड कंपोनेंट के अंदर फोटो सिस्टम है। लास्ट लेक्चर में हमने इन्हें डिटेल में डिस्कस किया था कि 2 टाइप्स के फोटो सिस्टम होते हैं, एक आपके पास फोटो सिस्टम 2 एंड फोटो सिस्टम 1। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए हमें फोटो सिस्टम 2 रिक्वायर्ड होता है, ये चाहिए होता है। और फोटो सिस्टम को जब हमने डिस्कस किया था तो फोटो सिस्टम के आगे 2 पोर्शन थे, एक एंटीना कॉम्प्लेक्स था और दूसरा रिएक्शन सेंटर। रिएक्शन सेंटर में आपके पास 2 पोर्शन नज़र आते हैं, जिसमें एक आपके पास क्लोरोफिल ए वाला पोर्शन है और दूसरा प्राइमरी इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर वाला पोर्शन। तो ये लास्ट लेक्चर में सारी डिटेल फोटो सिस्टम के ऊपर थी, स्ट्रक्चर ऑफ फोटो सिस्टम। अब सबसे पहले इस चीज़ को हमने देखना है कि लाइट रिएक्शन, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन प्लांट के किस हिस्से में हो रहा है। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन जो प्लांट में एक ऑर्गेनेली है क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमारे पास थैलाकाइड के अंदर ये लाइट रिएक्शन नज़र आता है। अब फॉर एग्जांपल ये हमारे पास थैलाकाइड की स्ट्रक्चर है और इसके बाहर आपके पास ये स्ट्रोमा पोर्शन होता है क्लोरोप्लास्ट का। अब एंटीना कॉम्प्लेक्स, बल्कि ये पूरा सेटअप, पूरा अपरेटस जो है ये थैलाकाइड मेम्ब्रेन के अंदर लगा हुआ है। ये जितना अपरेटस होता है ये सारे का सारा थैलाकाइड मेम्ब्रेन के अंदर फिक्स हुआ है। तो इसमें हमारे पास ये एंटीना कॉम्प्लेक्स है, जो लास्ट टाइम भी हमने कहा था कि ये थैलाकाइड मेम्ब्रेन के अंदर पूरा, इसमें अपरेटस जितना ये हमें एक चेन की फॉर्म में अपरेटस नज़र आ रहा है, ये सारे का सारा थैलाकाइड मेम्ब्रेन। अब थैलाकाइड मेम्ब्रेन के अंदर ये अंदर वाला पोर्शन जो है थैलाकाइड मेम्ब्रेन का, ये वाटर से फिल होता है। असल में अगर हमसे ये पूछा जाए कि लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन कहाँ पे हो रहा है, तो हम सिंपल में कहते हैं कि थैलाकाइड मेम्ब्रेन में। सारे का सारा रिएक्शन जो है वो थैलाकाइड मेम्ब्रेन में है। अब इसमें हमारे पास एक चीज़ हमने कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट जो है, मैं एक जनरल पहले आपको एक ओवरव्यू इसका दे दूं लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन का,
कि लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस के अंदर ये एंटीना कॉम्प्लेक्स है फोटो सिस्टम का पार्ट, यहाँ से लाइट को कैप्चर करना है पिगमेंट्स ने और एनर्जी की फॉर्म में उन्हें ट्रांसफ़र कर देना है क्लोरोफिल ए में। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होंगे क्लोरोफिल ए के अंदर, ये एक्साइटेड फॉर्म में आते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं प्राइमरी इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर वाले पोर्शन में। फिर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर से इलेक्ट्रॉन जो है वो ये जो हमारे पास फर्स्ट केमिकल कंपाउंड प्लास्टोकाइनिन इसमें आता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स में, ये आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है। और फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है प्लास्टोसाइनिन जो कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन है। तो आपके पास ये जो टू कंपोनेंट्स हैं ये आपके पास प्रोटीन्स की फॉर्म में है, जबकि ये एक केमिकल कंपाउंड है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफ़र होता है फिर क्लोरोफिल ए वाले पोर्शन में, लेकिन ये दोबारा एक प्रोसेस जो है जो फोटो सिस्टम 2 में चल रहा होता है, सेम वही प्रोसेस यहाँ पे भी चल रहा होता है। और यहाँ से भी एनर्जी आ रही होती है, सनलाइट्स जो हैं वो ये पिगमेंट्स उस एनर्जी को कैप्चर करते हैं और एनर्जी क्लोरोफिल ए में जा रही होती है, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होता है, एक्साइटेड होकर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर में जाता है और वहाँ पे एक प्रोटीन पड़ी है फेरडॉक्सिन प्रोटीन जो आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है, वहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो ये एंजाइम के पास NADP रिडक्टेज के पास जाता है और हमारे पास लास्ट में जो प्रोडक्ट बनती है वो NADPH2 की फॉर्म में बन रही होती है। तो ये एक ओवरव्यू है इसका लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन का, बट लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन का ये कंप्लीट ओवरव्यू नहीं है, ये इनकम्प्लीट ओवरव्यू है। इसमें हमारे पास जब हम लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन को डिस्कस करते हैं तो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में हमें 2 पोर्शंस को डिस्कस करना पड़ता है। एक आपके पास होता है इसमें जो फर्स्ट पोर्शन इसमें डिस्कस करना पड़ता है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन के अंदर, वो आपके पास आ जाता है साइक्लिक या फर्स्ट में आप नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। एक पोर्शन ये हमें इसमें लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में डिस्कस करना होता है और दूसरा इसमें जो साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। ये 2 पोर्शंस को हमें लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में डिस्कस करना है। अब इन दोनों पोर्शंस में आपके पास जो कॉन्सेप्ट है नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन का और साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन का, तो उसमें हमारे पास जस्ट हमने पहले इस चीज़ को समझना है कि व्हाट इज़ फॉस्फोराइलेशन, कि फॉस्फोराइलेशन क्या है। फॉस्फोराइलेशन जो है ये आपके पास एडिशन ऑफ फॉस्फेट, या आप इसको दूसरे वर्डिंग में भी डिफाइन कर सकते हैं कि सिंथेसिस ऑफ ATP या फॉर्मेशन ऑफ ATP, उसे हम नेम देते हैं फॉस्फोराइलेशन का। सिंपल में अगर हम बात करें तो एडिशन ऑफ फॉस्फेट का ऐड हो जाना, या आप इसे फॉस्फोराइलेशन कहते हो कि फॉर्मेशन ऑफ ATP का बनना। फॉस्फोराइलेशन में हम दोनों तरह से डिफाइन कर सकते हैं, क्या फॉस्फेट का भी एडिशन हो जाना या ATP का बन जाना। अब फर्स्ट टर्म अटैच है नॉन साइक्लिक। नॉन साइक्लिक जो चीज़ होती है आपके पास कि किसी भी चीज़ का स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट जो हमें नज़र आ रहा होता है कि एक चीज़ है वो कहाँ से स्टार्ट हुई है, A पोर्शन से स्टार्ट हुई है और B पे जाके उसका एंड हो गया है, दैट इज़ कॉल्ड द नॉन साइक्लिक, कि उसका हमें स्टार्टिंग पॉइंट भी पता है और उसका एंडिंग पॉइंट भी पता है। तो अगर तो आपके पास लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन जो है वो नॉन साइक्लिक कंडीशन में चलता है, तो इसका मतलब ये है
कि उसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पे जाके रिएक्शन जो है वो ख़त्म हो जाएगा। और दूसरे नंबर पे अगर साइक्लिक की बात करें तो साइक्लिक वो चीज़ होती है कि आपके पास ना तो इसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट का आइडिया होता है और ना ही इसमें हमें इसका एंडिंग पॉइंट का कोई आइडिया है, कि एक चीज़ जो साइकिल में कंसेक्टिव चलती जा रही है तो वो हमारे पास साइक्लिक होती है। तो इसका मतलब आपके पास नॉन साइक्लिक फास्फोराइलेशन को अगर हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे, तो हम ये सिंपल में कह सकते हैं कि एटीपी का बनना, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, जिस रिएक्शन से ये बन रही है आपके पास उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट भी है और एक एंडिंग पॉइंट भी है। तो वो हमारे पास जो कंडीशन आ जाती है उसे हम नॉन साइक्लिक फास्फोराइलेशन का नेम देते हैं। एटीपी किस पॉइंट पे बनेगी जाके वो भी हम रिएक्शन के अंदर डिस्कस करेंगे। और जहाँ पे हमारे पास साइक्लिक फास्फोराइलेशन की बात करते हैं तो साइक्लिक फास्फोराइलेशन में हम सिंपल में ये कहते हैं कि किसी भी चीज़ का साइकिल की फॉर्म में बार बार बनते भी जाना और वो उसका ना हमें एंडिंग पॉइंट का अंदाज़ा होता है और ना स्टार्टिंग पॉइंट का अंदाज़ा होता है, तो वो हमारे पास साइक्लिक फास्फोराइलेशन में बात है। अगर मैं आपके सामने ये एक चेन है आपके सामने बनी हुई है तो आपके सामने ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और ये इसका एंडिंग पॉइंट है। तो अगर हम फिजिकली तौर पे या हम देख रहे हैं इसको तो हमें इसमें इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी नज़र आ रहा है और इसका एंडिंग पॉइंट भी नज़र आ रहा है, तो हम सिंपल में कह सकते हैं कि ये नॉन साइक्लिक चेन है। तो यहाँ पे जो एटीपी बनेगी तो वो नॉन साइक्लिक फास्फोराइलेशन की फॉर्म में होगी कंडीशन में। तो आज हम इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं नॉन साइक्लिक फास्फोराइलेशन को। नेक्स्ट लेक्चर में हम साइक्लिक फास्फोराइलेशन को डिस्कस करेंगे। अब हमारे पास इसमें लाइट रिएक्शन का जो फर्स्ट पोर्शन है जिसे हमने नेम दिया है नॉन साइक्लिक फास्फोराइलेशन का, इस पूरे को हम डिटेल में ज़रा आप देखते हैं कि कैसे एटीपी बन रही है और कैसे ये चेन पूरी चल रही है और कैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है वन पॉइंट टू एन अदर पॉइंट। तो यहाँ पे आप देखें कि ये हम लाइट रिएक्शन को डिस्कस कर रहे हैं, उसमें हम नॉन साइक्लिक फास्फोराइलेशन को देखेंगे। तो इसमें हमारे पास अब सबसे पहले फोटो सिस्टम 2 जो है ये रोल प्ले करेगा। फोटो सिस्टम 2 को हमने पहले भी ये डिस्कस किया है, तो हम इस रिएक्शन को भी कह रहे हैं कि ये हमारे पास जो रिएक्शन है ये लाइट पे डिपेंड कर रहा है, लाइट डिपेंडेंट है। तो यहाँ से सनलाइट जो है, ये पिगमेंट्स जो हैं ये सनलाइट को कैप्चर कर रहे हैं और जो सनलाइट से एनर्जी आ रही है लाइट की फॉर्म में, वो एनर्जी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं कहाँ पे, क्लोरोफिल ए में। क्लोरोफिल ए वाले पोर्शन में जो रिएक्शन सेंटर का फर्स्ट पोर्शन है क्लोरोफिल ए वाला, वहाँ पे एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है और वहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो हैं क्लोरोफिल ए, और यहाँ पे जो क्लोरोफिल ए यूज़ हो रही है वो 680 वाली है। वो क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से जो एनर्जी मिलेगी इस पोर्शन को, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइटेड होंगे और इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होके मूव कर जाएंगे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर में। अब यहाँ पे हमने एक चीज़ नोट करनी है कि यहाँ पे जब ये इलेक्ट्रॉन क्लोरोफिल ए से मूव करेंगे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर की तरफ, तो यहाँ पे एक हमें होल सा नज़र आएगा, एक ब्लैंक स्पेस नज़र आएगी। उस होल को फिल करना। अब एक बात आपके माइंड में पहले आ भी गई होगी कि क्लोरोफिल ए इज़ द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्योंकि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए हैं प्राइमरी इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर की, ऑक्सीडेशन प्रोसेस हुआ है। तो ये जो जिस क्लोरोफिल ए ने अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को खारिज किया है, तो ये जो क्लोरोफिल ए वाला है ये आपके पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। इसका मतलब इसे भूख लगी हुई है, इसे अब इलेक्ट्रॉन चाहिए अपनी स्पेस को फिल करने के लिए, अपने गैप को फिल करने के लिए, उस होल को फिल करने के लिए इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे।
अब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से लेगा? यहाँ से तो आपके पास जस्ट एनर्जी आ रही है और इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड कर रही है, जो क्लोरोफिल ए के पास एक इलेक्ट्रॉन थे वो ट्रांसफ़र हो गए। तो यहाँ पे हमें फिर जो हम कहते हैं कि लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन जो है वो वाटर को कन्वर्ट करना ऑक्सीजन में, तो यहाँ पे रोल प्ले करता है वाटर। कैसे रोल प्ले करेगा? आपके पास देखें कि यहाँ से मैं दोबारा थोड़ा सा रिपीट कर दूँ कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन थे, जो एंटीना कॉम्प्लेक्स में एनर्जी आई सनलाइट से, वो एनर्जी ट्रांसफ़र हुई क्लोरोफिल ए में, और क्लोरोफिल ए में जो इलेक्ट्रॉन थे वो ट्रांसफ़र हो गए प्राइमरी इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर में। अब इस क्लोरोफिल ए वाले पोर्शन में एक होल सा प्रोड्यूस हो गया, एक ब्लैंक स्पेस आ गई। अब उस ब्लैंक स्पेस को फिल करने के लिए नेक्स्ट प्रोसेस चलता है, वो हमारे पास उसे समझने के लिए हम चलते हैं कि आपके पास एंटीना कॉम्प्लेक्स के ऊपर एक एंजाइम अटैच होता है जिसे हम नेम देते हैं ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, ये एंजाइम एंटीना कॉम्प्लेक्स पे फोटो सिस्टम 2 पे अटैच है। फोटो सिस्टम 2 के भी एंटीना कॉम्प्लेक्स वाले पोर्शन। अब इस एंजाइम का काम ये है कि इसने वाटर के मॉलिक्यूल को ब्रेक करना है। अब आपके माइंड में ये आएगा कि वो वाटर कहाँ से आएगा? मैंने आपको स्टार्ट में ये बताया कि ये पूरे का पूरा सेटअप ये कहाँ पे लगा हुआ है? थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के ऊपर। और थैलाकॉइड के अंदर वाले पोर्शन में क्या चीज़ फिल है? वाटर। तो ये जो आपके पास यहाँ पे फोटो सिस्टम के बाहर ये एंजाइम जो लगा हुआ है, ये क्या करेगा? इन वाटर के मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करेगा। जब ये यहाँ पे गैप फिल होता है तो ये वाटर के मॉलिक्यूल की ब्रेक डाउन करता है। तो जब एक वाटर का मॉलिक्यूल टूटता है तो उसमें से आपके पास हाइड्रोजन रिलीज होती है, ऑक्सीजन रिलीज होती है और साथ में इलेक्ट्रॉन। एक वाटर का मॉलिक्यूल जब स्प्लिट होता है तो स्प्लिटिंग फॉर्म में आपके पास ये 3 चीज़ें मिल रही हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड इलेक्ट्रॉन। और इन वाटर के मॉलिक्यूल को तोड़ कौन रहा है? ये एंजाइम ऑक्सीजन इवॉल्विंग। बट ये एंजाइम कब एक्टिव होता है? जब क्लोरोफिल ए वाले पोर्शन में क्या एक गैप आ जाता है। तो उस गैप को फिल करने के लिए हम पहले नंबर पे तो बात कर लेते हैं, ये जो ऑक्सीजन है ये प्रोसेस रिपीट होता है। तो ऑक्सीजन के जब 2 मॉलिक्यूल आपस में मिलते हैं तो ये O2 बनाते हैं। O2 की फॉर्म में ऑक्सीजन जो है ये इन्वायरमेंट में रिलीज कर देते हैं। तो आपके पास यहाँ पे अब इक्वेशन पे देखिएगा कि वाटर का हमने कहा था कि ऑक्सीजन में कन्वर्ट होना ये लाइट डिपेंडेंट है। वाटर टूटा, ये जो ऑक्सीजन बनी, ये ऑक्सीजन कहाँ चली गई? ये इन्वायरमेंट के अंदर चली गई। अब तकरीबन तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं उनको ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो हम अगर डेली ऑक्सीजन को यूज़ कर रहे हैं, ऑक्सीजन को अपने अंदर लेके जा रहे हैं, तो इन्वायरमेंट के अंदर तो ऑक्सीजन का डिप्लीशन हो जाना चाहिए था। लेकिन उस क्वांटिटी को, उस अमाउंट को जिसने बैलेंस किया हुआ है वो इस प्रोसेस ने बैलेंस किया हुआ है कि जितनी ऑक्सीजन हम लेते जा रहे हैं उतनी ऑक्सीजन रिलीज होती जा रही है। नंबर 2, ये तो आपके पास इसका बेनिफिट भी आ गया है। और नंबर 2, इसमें हमारे पास ये जो इलेक्ट्रॉन है, जो टूटा है इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाता है? वो इलेक्ट्रॉन मूव कर जाता है क्लोरोफिल ए में।
और क्लोरोफिल ए में जाके उस गैप को फिल करता है, और रिपीट में फिर आपके पास मतलब वही ये प्रोसेस प्लांट्स के अंदर चलता जाता है कि एनर्जी मिलती है, वो इलेक्ट्रॉन फिर बाहर से मतलब ये जो आपके पास थैलाकाइड के अंदर वाटर है उसकी सप्लिटिंग की फॉर्म में, तो फिर लाइट मिलती है, सनलाइट मिलती है, एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र होती है क्लोरोफिल में, फिर इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होते हैं और प्राइमरी इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर में चले जाते हैं। तो इस तरह ये आपके पास एक तो चीज़ आपने यहाँ पे ये नोट की कि जो फोटो सिस्टम 2 है इसी पोर्शन में ही ऑक्सीजन जो है रिलीज हो जाती है मतलब ऑक्सीजन यहाँ पे बन रही है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने याद रखना है। अब हमारे पास जब इलेक्ट्रॉन प्राइमरी इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर पे, ये तो चीज़ आपको क्लियर हो गई कि मतलब इलेक्ट्रॉन जो है क्लोरोफिल ने अब अपनी डेफिशिएंसी को पूरा कर लिया है, किससे? बाय द सेप्लिटिंग ऑफ वाटर। तो इस प्रोसेस को नेम देते हैं हम फोटोलाइसिस का, फोटोलाइसिस। अब फोटोलाइसिस क्यों कहा जाता है? कि इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट द ब्रेकडाउन ऑफ द सप्लिटिंग और द सप्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल दैट इज कॉल्ड द फोटोलाइसिस। यारी बात है, जब तक आपके पास एनर्जी नहीं आएगी सनलाइट की तो आपके पास ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड नहीं होंगे और वो नेक्स्ट ट्रांसफ़र नहीं होंगे। तो एनर्जी मिली आपके पास, क्लोरोफिल ए में ट्रांसफ़र हुई, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो थे वो एक्साइटेड हुए और प्राइमरी इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर में चले गए, और जैसे ही यहाँ पे एक होल प्रोड्यूस हो जाता है क्लोरोफिल ए में, डेफिशिएंसी हो जाती है इलेक्ट्रॉन्स की, तो ये एंजाइम एक्टिव होता है, एक्टिव होके वाटर के मॉलिक्यूल्स की ब्रेक डाउन करता है। तो इस वजह से इसे फोटोलाइसिस कहा जाता है, फोटोलाइसिस प्रोसेस। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपके पास फोटोलाइसिस कहाँ पे हो रही है, वो भी आपके पास फोटो सिस्टम 2 वाले पोर्शन में हो रही है। अब इलेक्ट्रॉन जो है ये यहाँ से मूव करेगा, ये फर्स्ट जो केमिकल कंपाउंड है प्लास्टोकाइनिन, अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन स्टार्ट हो गई कि हमें इलेक्ट्रॉन जो है मूव करता है, जिस चेन के थ्रू इलेक्ट्रॉन मूव करता है उसे हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का नेम देते हैं। इलेक्ट्रॉन अब मूव करेगा, मूव करके कहाँ पे आएगा? प्लास्टोकाइनिन केमिकल कंपाउंड के पास आएगा, वहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करेगा साइटोक्रोम कम्प्लेक्स पे आएगा, और फिर इलेक्ट्रॉन प्लास्टोसाइनिन के पास आएगा। ये दोनों प्रोटीन्स हैं, ये आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है साइटोक्रोम कम्प्लेक्स, जबकि प्लास्टोसाइनिन जो है ये आपके पास कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन है। लेकिन एक बात आपने याद रखनी है कि जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होता है फ्रॉम वन कंपोनेंट टू एंड अदर कंपोनेंट, और हम ये भी कह सकते हैं कि फ्रॉम हायर टू लोअर लेवल, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ, तो तब इलेक्ट्रॉन जो है ये अपनी एनर्जी को रिलीज कर रहा होता है। मतलब एनर्जी जो है ये रिलीज करता जाएगा। अब यहाँ पे इसकी एनर्जी फुल थी, यहाँ पे एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन थे, इसे एनर्जी मिली हुई थी। जैसे जैसे ये नीचे की तरफ जाता जाएगा ये अपनी एनर्जी को लूज करता जाएगा, और जो ये एनर्जी यहाँ पे लूज करेगा, रिलीज करेगा, बाहर आपके पास पड़े होते हैं एडीपी स्ट्रोमा के अंदर प्लस फॉस्फेट। तो जैसे ही इस फॉस्फेट को एनर्जी मिलेगी, ये फॉस्फेट एडीपी के अंदर ऐड होके क्या बना देगा? एटीपी। तो ये एटीपी की प्रोडक्शन, जिसे हम नेम दे रहे हैं फॉस्फोराइलेशन, कि आपके पास बाहर जो हैं वो एडीपी और फॉस्फेट हैं। मैंने आपसे पहले बोला था कि एडिशन ऑफ फॉस्फेट, तो ये फॉस्फेट ऐड हो जाएगा एडीपी के अंदर, तो क्या बन जाएगा? एटीपी। या आप दूसरी वर्डिंग में कह रहे हो कि फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, दैट इज कॉल्ड द फॉस्फोराइलेशन। तो यहाँ पे एटीपी बन रही है, और ये एक अलग टॉपिक है कि ऑस्मोसिस प्रोसेस जो है वो रोल प्ले कर रहा होता है। वो भी सारे का सारा सेटअप जो है वो थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में ही लगा होता है जो एटीपी को बना रहा होता है। तो खैर एटीपी जो है वो कैसे बन रही है? जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन जब फ्लो कर रहा है लोअर साइड पे, तो जो एनर्जी रिलीज कर रहा है उस एनर्जी को ये फॉस्फेट यूज़ करते हैं और आपस में एडीपी के साथ
ऐड होके क्या बना रहा है, एटीपी। अब यहाँ पे एक चीज़ आपने समझनी है कि इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे आ गया तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था, यहाँ पे उसकी एनर्जी हाई थी, यहाँ पे आया उसकी एनर्जी लो हुई, यहाँ पे आया तो उसकी एनर्जी मज़ीद लो हुई, तो एनर्जी रिलीज करता है। उस एनर्जी को यूज़ किया है एडीपी प्लस फॉस्फेट जो पड़े हुए हैं स्ट्रोमा के अंदर, तो वो उस एनर्जी को यूज़ करते हैं और एटीपी की प्रोडक्शन कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं जिस पॉइंट के ऊपर के, यही सिंपल में कह देते हैं कि यही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया और फिर यहाँ से ट्रांसफ़र हो गया, ऐसा नहीं है। यहाँ तक जो रोल प्ले किया था वो फोटो सिस्टम 2 ने किया है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव किया है और यहाँ तक आ गया। अब नेक्स्ट हमारे पास जो इसमें हम बात करते हैं वो फोटो सिस्टम 1 होता है। फोटो सिस्टम 1 जो है सेम जैसे यहाँ पे फोटो सिस्टम 2 एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा था सनलाइट को, तो फोटो सिस्टम 1 भी यहाँ से एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। इसमें जो पिगमेंट्स हैं वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं सन से, और एनर्जी को एब्जॉर्ब करके एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहे हैं कहाँ पे, क्लोरोफिल ए में। और क्लोरोफिल ए में जो इलेक्ट्रॉन पड़े हैं वो एक्साइटेड होते हैं और ट्रांसफ़र हो जाते हैं कहाँ पे, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर में। अब यहाँ पे भी प्रोसेस सेम वही है कि फोटो सिस्टम 2 वाला, लेकिन यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन जब एक्साइटेड होता है और ट्रांसफ़र हो जाता है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर में, तो यहाँ पे भी एक होल प्रोड्यूस हो जाता है। हम सिंपल में कहते हैं कि यहाँ पे भी अब क्लोरोफिल ए जो है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन गया है, इसे ज़रूरत है अब इलेक्ट्रॉन, इसमें डेफिशिएंसी हो गई है इलेक्ट्रॉन्स की, इसने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए। तो अब ये जो अपने गैप को फिल करेगा वो ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएगा प्लास्टोसाइनिन से, वो ट्रांसफ़र हो जाएगा इस इधर। यहाँ पे अब आपको एक चीज़ क्लियर हो गई होगी कि यहाँ पे इसका मतलब फोटोलाइसिस नहीं हुई, यहाँ पे वाटर का मॉलिक्यूल यूज़ नहीं हुआ। वाटर का मॉलिक्यूल जस्ट यहाँ पे यूज़ हुआ है जो आपके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को पूरा कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो क्लोरोफिल ए के अंदर होल प्रोड्यूस हुआ है उसमें जो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आई है उसको फिल कर रहे हैं, उस गैप को जो फिल कर रहे हैं वो जो इलेक्ट्रॉन ये फ्लो करता आ रहा था वो इधर ऐड हो जाता है। तो ये आपके पास कॉन्सेप्ट है, आपसे पूछा जा सकता है कि फोटो सिस्टम 2 जो है फोटोलाइसिस किस फोटो सिस्टम में होती है, वो फोटो सिस्टम 2 में होती है, 1 में फोटोलाइसिस नहीं होती। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ऑक्सीजन प्रोड्यूस कहाँ हुई, तो जारी बात है अगर यहाँ पे फोटोलाइसिस नहीं हुई तो इस फोटो सिस्टम में ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस नहीं होगी। तो ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस कहाँ पे हो रही है, फोटो सिस्टम 2 के अंदर। तो अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है ये मूव कर जाएगा क्लोरोफिल ए वाले पोर्शन में, इधर डेफिशिएंसी को फिल करेगा। फिर आपके पास ये जो फर्स्ट पे हमारे पास प्राइमरी इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर में जो इलेक्ट्रॉन आए हुए थे क्लोरोफिल में, ये अब मूव करेंगे नेक्स्ट चेन के अंदर। ये हम इसे कहते हैं कि ये अब सेकंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन स्टार्ट हो गई है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ये थी जो फोटो सिस्टम 2 के साथ थी, फिर यहाँ से जो एनर्जी मिली अब्जॉर्प्शन की एनर्जी को एनर्जी ट्रांसफ़र हुई क्लोरोफिल ए में, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हुए प्राइमरी इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर में गए, और यहाँ से फिर जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं फेरडॉक्सिन प्रोटीन में, ये भी आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है, तो इसका मतलब यहाँ पे आपके पास सेकंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन स्टार्ट होगी। अब यहाँ पे जो डेफिशिएंसी हुई थी क्लोरोफिल ए के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की, उसे किसने फिल किया, जो इलेक्ट्रॉन्स पीछे से आ रहा था उसने इसे फिल किया। अब फेरिडॉक्सिन में जब इलेक्ट्रॉन आता है तो इलेक्ट्रॉन मूव कर जाता है, एक एंजाइम है नेक्स्ट में जिसे हम नेम देते हैं NADP रिडक्टेज। ये एंजाइम है जो यूज़ होता है इसमें नॉन साइक्लिक फास्फोराइलेशन में।
तो NADP रिडक्टेज जो है, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा तो एज जहाँ पे भी आ जाए वैसे भी हम कहते हैं कि ये एंजाइम है। तो ये आपके पास इलेक्ट्रॉन को ऐड करेगा। अब यहाँ पे रिडक्टेज इसको इस वजह से कहा है कि यहाँ पे आपके पास क्या होनी है, रिडक्शन। रिडक्शन कैसे कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन था ये इसने ऐड किया इस एंजाइम ने, इलेक्ट्रॉन का एडिशन होना प्लस हाइड्रोजन का एडिशन होना, डेट इज कॉल्ड द रिडक्शन। तो इस वजह से इसे रिडक्टेज कहा गया है। जब रिडक्शन होगी इलेक्ट्रॉन्स की तो आपके पास ये इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है प्लस हाइड्रोजन ऐड हुए हैं, तो हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन का ऐड होना है रिडक्शन प्रोसेस में, ये कन्वर्ट कर देगा इसे NADPH2 में। अब हमारे पास ये लास्ट प्रोडक्ट जो हमारे पास आई है NADPH2, ये भी एनर्जी, हाई एनर्जी कंपोनेंट है। तो इसमें अगर हम इसका एब्रीवेट भी देखें तो निकोटीन अमाइड एडिनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, ये एब्रीवेट है इसका। तो आपके पास ये एनर्जी की फॉर्म बन रही है, आपके पास लास्ट में ये प्रोडक्ट आ रही है NADPH2 की फॉर्म में। अब हमारे पास जो एनर्जी मॉलिक्यूल्स बने हैं इसमें पूरी चेन के अंदर वो दो आए हैं। एक आपके पास जो आया है वो ATP, और एक जो बना है आपके पास वो क्या बना है, NADPH2। ये दो मॉलिक्यूल जो हैं ये यहाँ पे बने हैं। अब इसमें आप देखें कि इसे हमने नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन क्यों कहा, कि यहाँ से इसका स्टार्टिंग पॉइंट हुआ था और ये इसका एंडिंग पॉइंट हो गया, और जो हमें चीज़ रिक्वायर्ड थी, जो हमें चाहिए थे एनर्जी मॉलिक्यूल्स, वो हमें मिल गए। तो ये आपके पास ATP और NADPH2 की फॉर्म में ये दो मॉलिक्यूल हमारे पास आ गए हैं। तो इस वजह से इसे हमने नेम दे दिया कि नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। असल में फॉस्फोराइलेशन की टर्म जो यूज़ की जाती है वो ATP के लिए यूज़ की जाती है, एडिशन ऑफ फॉस्फेट और द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। तो ये आपके पास पूरे का पूरा जो प्रोसेस है ये सारे का सारा चलेगा थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर, और आपके पास इसमें पूरे प्रोसेस के अंदर इसका हमें स्टार्टिंग पॉइंट भी नज़र आएगा और इसका एंडिंग पॉइंट भी नज़र आएगा। और इसमें थोड़ा सा ओवरव्यू कर दूं आपको कि हमने रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस के अंदर आज हमने जो डिस्कस किया है, मेजर 2 रिएक्शंस है इसमें फोटोसिंथेसिस को करने में। एक आपके पास लाइट रिएक्शन होता है और दूसरा लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। एक लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, दूसरा लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। तो आज हमने जो डिस्कस किया वो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन के लिए हमें जो कंपोनेंट्स चाहिए थे उसमें फोटोसिस्टम, प्लास्टोकोइनिन, साइटोक्रोम कम्प्लेक्स, प्लास्टोसाइनिन, फेरिडॉक्सिन और NADP रिडक्टेज। अब इस पूरे सिस्टम को करने के लिए ये तो आपके पास जनरल था लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। अब हमें हर जगह पे देखें कि यहाँ पे एनर्जी चाहिए होती है सनलाइट की, तो इस वजह से ये लाइट के बगैर ये रिएक्शन स्टार्ट नहीं हो सकता। तो उसमें अब हमने आगे दो पोर्शन देखें लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस के अंदर भी, जो नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन और साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। इन्हें क्यों नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन या साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन कहा जाता है कि एक आपके पास जो चेन है वो उसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट जिसका हमें नज़र आता हो तो उसे हम नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। और साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन वो होती है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि उसका हमें कोई स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट का अंदाज़ा नहीं होता। तो फॉस्फोराइलेशन की जो टर्म्स यूज़ की गई हैं कि उसमें आपके पास एनर्जी के मॉलिक्यूल्स के प्रोड्यूस करना होता है, कि एनर्जी के मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो ATP और NADPH। और यही दो मॉलिक्यूल्स अब जो हैं ATP और NADPH2, ये मॉलिक्यूल्स अब स्ट्रोमा के अंदर नेक्स्ट रिएक्शन जब चलता है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, जो लाइट हो या लाइट ना हो दोनों में ही ये रिएक्शन परफॉर्म हो रहा होता है तो उसमें ये एनर्जी के मॉलिक्यूल दोनों यूज़ होते हैं। इन एनर्जी के मॉलिक्यूल्स को यूज़ करके लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो रहा होता है।
तो ये हमारे पास था जी नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। थैंक यू जी।